हमारा फोकस एक बेहद ही कॉमन और फैसिनेटिंग टॉपिक पर है, नींद। आईएल्स एकेडमिक टेस्ट टेकर्स के लिए ये स्लीप पैसेज एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे साइंटिफिक टेक्स्ट को अप्रोच करना है। आमतौर पर लगता है कि सोते वक्त शरीर बस आराम कर रहा है, राइट? पर असल में अंदर एक पूरी एक्टिव दुनिया चल रही होती है। तो चलिए सीधे इस एनालिसिस में चलते हैं और देखते हैं इस पैसेज को कैसे मास्टर किया जाए। इस एकेडमिक टेक्स्ट को आसानी से समझने के लिए हमारा आज का प्लान कुछ इस तरह दिखेगा। पहले पैसेज का ओवरव्यू, फिर जरूरी वोकैबुलरी, कुछ सॉलिड रीडिंग स्ट्रैटेजीज, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आंसर्स और आखिर में एग्जाम के लिए कुछ फाइनल टिप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहले भाग पर, पैसेज का परिचय और उसकी मूल अवधारणाएं। यहां सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि नींद एक निष्क्रिय या पैसिव चीज नहीं है, बल्कि एक बेहद सक्रिय प्रक्रिया है। देखिए, एकेडमिक रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम भारी भरकम शब्द होते हैं। इस लिस्ट पर एक नजर डालिए। मिसकंसेप्शन यानी कोई गलत धारणा, जैसे ये सोचना कि बादल रुई के बने होते हैं, एक मिसकंसेप्शन है। रिस्टोरेटिव मतलब है शक्ति देने वाला या ठीक करने वाला, जैसे एक अच्छी नींद रिस्टोरेटिव होती है। डिसओरिएंटेशन का मतलब है उलझन, जो अचानक नींद से उठने पर होती है। फिर है ड्राउजीनेस, जिसका मतलब है सुस्ती। और आखिर में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता। इन शब्दों का अर्थ पहले से क्लियर हो तो रीडिंग के वक्त दिमाग पर दबाव काफी कम पड़ता है। अब ये देखिए, यहां बेहतरीन तरीके से आरईएम और एनआरईएम नींद के बीच के अंतर को समझाया गया है। पैसेज के अनुसार आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट के दौरान दिमाग बहुत एक्टिव होता है, सांस तेज होती है और हम सपने देखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एनआरईएम यानी नॉन रैपिड आई मूवमेंट एक डीप और आरामदायक नींद है। क्या आपको पता है, इस डीप स्लीप में रक्त प्रवाह दिमाग से हटकर बॉडी की बड़ी मांसपेशियों की तरफ चला जाता है, ताकि दिन भर की टूट फूट ठीक हो सके। और आईएल्स के कई सवाल इसी पर्टिकुलर डिफरेंस पर बेस्ड हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, जरूरी आईएल्स रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ये टैक्टिक्स एग्जाम क्लियर करने के लिए सच में गेम चेंजर साबित होती हैं। यहां दी गई 4 स्ट्रैटेजीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है। एग्जाम में टेक्स्ट का हर एक शब्द पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं होता, इसलिए कीवर्ड्स को पहचानना और उन्हें पैसेज में फिजिकली ढूंढना, जिसे हम स्कैनिंग कहते हैं, सबसे क्रूशियल स्टेप है। एक बात और, एग्जाम बनाने वाले कभी भी सवाल में एग्जैक्टली वही शब्द नहीं देंगे जो टेक्स्ट में है। उन्हें हमेशा पैराफ्रेज किया जाता है। और हाँ, जिस जगह कीवर्ड मिले उसकी आगे और पीछे की लाइंस पढ़ना तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए इन स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करते हैं भाग 3 में। ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन वाले सवाल 13 से 16 तक। सवाल 13 पर गौर करते हैं। ये कहता है कि पहले ये माना जाता था कि नींद के दौरान बायोलॉजिकल प्रोसेसेस धीमी हो जाती हैं। अब यहां तुरंत हमारी आंखें पैसेज में प्रीवियसली बिलीव्ड और स्लोड जैसे शब्दों के सिनोनिम्स ढूंढने के लिए स्कैन करनी चाहिए। अब यहां सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है? पैराग्राफ ए में लिखा है अर्लियर मिसकंसेप्शन। ये शब्द सवाल के प्रीवियसली बिलीव्ड को परफेक्टली पैराफ्रेज करते हैं, मतलब बिल्कुल सेम है, और स्लोज डाउन भी टेक्स्ट में क्लियरली मौजूद है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट टेक्स्ट से पूरी तरह मैच करता है, इसलिए जवाब बिना किसी डाउट के ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल 14 में टीनेजर्स, अडल्ट्स और मेडिकल कंडीशंस का जिक्र है। यहां स्ट्रैटेजी ये है कि पैसेज में उस हिस्से को स्कैन किया जाए जहां उम्र और मेडिकल कंडीशंस की बात एक साथ हो रही हो। यह हमें पैराग्राफ सी में मिलता है। लेकिन पैराग्राफ सी ध्यान से देखने पर एक बड़ा कैच नजर आता है। वहां ओल्डर एडल्ट्स और उनकी मेडिकल कंडीशंस जैसे इंसोम्निया के बारे में तो जानकारी है, और टीनेजर्स की नींद के घंटों का जिक्र भी अलग से है। पर मेडिकल कंडीशन होने पर दोनों एज ग्रुप्स के बीच ऐसी कोई तुलना या कंपैरिजन बिल्कुल नहीं दिया गया है कि कौन कम नींद खोता है। जब ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टेक्स्ट से पूरी तरह गायब हो तो जवाब हमेशा नॉट गिवन होता है। सवाल 15 का क्लेम है कि जैसे जैसे रात आगे बढ़ती है, नींद लगातार और गहरी होती जाती है। इसे चेक करने के लिए हमें पैराग्राफ डी और एच को देखना होगा, जहां रात के समय स्लीप साइकिल के बढ़ने की डिटेल्स दी गई हैं। तो क्रूशियल पॉइंट यहां यह है कि टेक्स्ट बिल्कुल ऑपोजिट बात कह रहा है। पैराग्राफ डी और एच दोनों में यह क्लियर लिखा है कि रात बढ़ने के साथ साथ नींद हल्की होती जाती है, यानी आप एक लाइटर ड्रीम स्लीप की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि पैसेज की जानकारी सवाल का बिल्कुल विरोध करती है, इसलिए यह स्टेटमेंट डेफिनेटली फॉल्स है। सवाल 16 के अनुसार नींद की कमी के कारण दिल की बीमारियां और अन्य मेडिकल कंडीशंस पैदा होती हैं। इस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें एक बार फिर पैराग्राफ सी को स्कैन करना होगा। आप इस कोटेशन को जरा ध्यान से पढ़िए।
पैसेज एक्चुअली कह रहा है कि हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी मेडिकल कंडीशंस लोगों की नींद को प्रभावित करती हैं, लेकिन सवाल कह रहा था कि नींद की कमी से दिल की बीमारी पैदा होती है। देखा आपने, कॉज और इफेक्ट का ये रिलेशन बिल्कुल उल्टा दिया गया है। बीमारी के कारण नींद खराब होती है, ना कि नींद खराब होने से बीमारी होती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स साबित होता है। तो उसके साथ आते हैं भाग 4 पर, सेंटेंस कंप्लीशन और मैचिंग हेडिंग वाले सवालों पर। देखते हैं इन्हें कैसे हैंडल करना है। इन सेंटेंस कंप्लीशन सवालों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जवाब सीधे टेक्स्ट से ही मिल जाते हैं, बस वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है। जैसे सवाल 17 पूछता है कि REM स्लीप क्या काम करती है। पैरा F में स्कैन करने पर हमें रिलीविंग स्ट्रेस मिलता है, तो जवाब हुआ स्ट्रेस। ऐसे ही सवाल 18 के लिए ब्रेन वेव्स और 19 के लिए वॉक इन ईजिली टेक्स्ट में परफेक्टली फिट होते हैं। और सवाल 20, जब अचानक उठते हैं तो क्या होता है। पैरा G कहता है सेंस ऑफ डिसोरिएंटेशन, इसलिए डिसोरिएंटेशन बिल्कुल सही जवाब है। ये सभी वर्ड्स बिना लिमिट क्रॉस किए सेंटेंस ग्रामर के हिसाब से एकदम नेचुरली फिट हो जाते हैं। अगले 2 सवाल मल्टीपल चॉइस नेचर के हैं, जहां रेम स्लीप की कोई 2 विशेषताएं चुननी है। इसके लिए हमें उन्हीं पैराग्राफ्स E और F को वापस ध्यान में रखना होगा, जहां रेम और NREM का मुकाबला किया गया था। अगर हम टेक्स्ट के एग्जैक्ट पॉइंट्स को देखें तो रीम स्लीप में सांस तेज होती है, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है और दिमाग भावनाओं और यादों को प्रोसेस करता है। यहां टेस्ट टेकर्स को एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। दिए गए ऑप्शंस में से जो बातें इन टेक्स्ट के एविडेंस से मैच नहीं करती उन्हें हटाते जाइए। आखिर में बस वही 2 लेटर्स बच जाएंगे जो इन कैरेक्टरिस्टिक से कंप्लीटली मैच करते हैं। ये मेथड सच में काफी फेल प्रूफ है। अब मैचिंग हेडिंग्स पर आते हैं। ये एक जायंट पजल सॉल्व करने जैसा है। हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो उसकी मेन आइडिया को हाईलाइट करता है। जैसे सवाल 23 में पीढ़ियों या जनरेशंस की बात है, जो आसानी से पैरा C से मैच करती है क्योंकि वहां बच्चों और बुजुर्गों की नींद का जिक्र है। सवाल 24 ब्लड फ्लो डाइवर्ट होने की बात करता है, जो कि पैरा G का मेन फोकस है। और सवाल 26 स्लीप डेट के बारे में है, जो सीधा पैरा I से कनेक्ट होता है। बेसिकली पैराग्राफ के शुरुआती और आखिरी सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ने पर यह कनेक्शन बनाना काफी आसान हो जाता है। आखिर में आते हैं भाग 5 पर, एग्जाम सक्सेस के लिए कुछ बेहद जरूरी फाइनल टिप्स। एक सॉलिड एग्जाम प्रेपरेशन के लिए इन आसान आदतों को अपने डेली रूटीन में शामिल करना जरूरी है। पहला, हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। दूसरा, साइंटिफिक टर्म्स से बिल्कुल ना घबराएं। उनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं भी पता हो तो भी जवाब हमेशा टेक्स्ट के अंदर ही छिपा होता है। तीसरा, हर एक वर्ड पढ़ने के चक्कर में समय बर्बाद ना करें, सिर्फ स्कैनिंग पर फोकस रखें। और सबसे बड़ा सीक्रेट, पैराफ्रेजिंग के नए तरीके सीखना और टाइम मैनेजमेंट की रेगुलर प्रैक्टिस करना। यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का रास्ता है। और इसके साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के अंत पर आते हैं। याद रखिए, IELTS रीडिंग तब आसान लगने लगती है जब हम सिर्फ पढ़ने की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करते हैं। तो अब सोचिए जरा, क्या अगला प्रैक्टिस सेशन सिर्फ शब्दों को पढ़ने में बीतेगा या जवाब तक पहुंचने के लिए स्कैनिंग और कीवर्ड्स की सॉलिड टेक्निक पर? नई स्ट्रैटेजी अपनाना और वोकैबुलरी को लगातार बेहतर करना ही असली एग्जाम सक्सेस है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको काफी क्लियर डायरेक्शन मिली होगी। प्रैक्टिस करते रहिए और स्ट्रैटेजीज अप्लाई करना मत भूलिए।